मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त, और आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे सामने सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं और एक सबसे बड़ा सूबा और उसका सबसे बड़ा चेहरा, उसी पर पूरे देश की नज़र है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ इस खास कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री जी, मैं बगैर लाग लपेट के और बहुत ईमानदारी से आपके सामने एक बात रखूंगी और उसके बाद मेरे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कल उतरी, एक टैक्सी ली, ड्राइवर से नाम पूछा कि क्या नाम है भाई तुम्हारा, तो उन्होंने कहा पप्पू खान। तो मैंने कहा, अरे वाह खान साहब, तो किसको जिता रहे हैं इस बार? उन्होंने आपका नाम लिया। उन्होंने कहा मेरी बीवी के खाते में 2 बार 1500 रुपए आए हैं। उन्होंने कहा मुझे तेल मिल रहा है, मुझे नमक मिल रहा है, मुझे गेहूं और चावल मिल रहा है। तो मैंने कहा पर कहा जाता है आप लोग वोट नहीं करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के परंपरागत चली आ रही सड़ी गली राजनीति के एजेंडे को बदल करके, विकास से जोड़ करके, गरीब कल्याण से जोड़ करके उसे एक नई दिशा दी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा बना, नौजवान का रोजगार उनके एजेंडे का हिस्सा बना, महिलाएं बनी कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका स्वावलंबन, उनके सम्मान की रक्षा कैसे हम कर सकते हैं, इसको एजेंडे का हिस्सा बनाया गया और अन्नदाता किसानों को बनाया गया। उस एजेंडे को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। पॉलिसी बना करके या एक व्यवस्था बना करके कि प्रदेश के अंदर सभी गरीबों को आवास मिलना है। मानक क्या होगा? जाति, मत, मजहब, क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा। आधार होगा 2012 का SECC का सर्वे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जितने लोग होंगे सबको इसके दायरे में लेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 के बीच सरकार थी। 5 वर्ष में उन्होंने मात्र 18,000 मकान स्वीकृत किए थे। भारतीय जनता पार्टी की 17 से 22 के बीच सरकार है। हमने इसी पीरियड में 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करा दिया है। मैंने पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया था कि जितने जरूरतमंद हैं इनके लिए राशन कार्ड बनाओ। अभियान चला करके 40 कोई भेदभाव नहीं, 40 लाख ऐसे राशन कार्ड थे जिनमें लाभार्थी को राशन कार्ड नहीं मिलता था। वह कोटेदार के पास था या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के पास थे, वे उनके नाम पे राशन लेते थे, गरीब को नहीं मिलता था। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति या निराश्रित व्यक्ति राशन कार्ड का धारक है। उसे महीने में 2 बार सरकार फ्री में राशन, कोरोना कालखंड में 2 बार राशन। और ये खान साहब उसी आप कह तो कोई भी हो सकता है। तो इन योजनाओं की वजह से आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों की राय आपके लिए बदली है? देखिए, आप पता नहीं पश्चिमी यूपी में गई कि नहीं गई प्रचार के दौरान, आपने वहां पर मुस्लिम बहनों को अगर देखा होता, 2 मुद्दों पर, एक गरीब कल्याण योजनाओं के मुद्दे पर, दूसरा सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का भी और आंतरिक सुरक्षा का भी, यानी घर के अंदर की भी सुरक्षा की जो गारंटी उन्हें मिली, सुरक्षा के मुद्दे पर वे सभी अपने परिवार की लाइन से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर के वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख की थी। विपक्षी और विरोधी तो ये कहते हैं कि यहाँ हाथरस की घटना हो जाती है। वो ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर NCRB के आंकड़े दिखाते हैं और कहते हैं आप पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। देखिए, हाथरस की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और सरकार ने उसमें त्वरित एक्शन भी लिया। सरकार ने ही CBI को मामला दिया। यूपी पहला राज्य है जिसने अपने यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट 218 पास्को से संबंधित और महिला संबंधी अपराध के लिए गठित किए। यूपी पहला स्टेट है जिसने अपने सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। पिंक टॉयलेट बना हर एक जगह स्थापित कराए हैं।
उनकी सुनवाई के लिए महिला पुलिस अधिकारी तैनात है। यूपी की आबादी की बात अगर आप देखेंगे, आंकड़ों के आधार पर नहीं, हमें आबादी के हिसाब से फिर इसकी तुलना करनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए योगी जी। जब 2017 में आप आए, उससे पहले सांसद थे। 1998 से आपने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इन 5 सालों में क्या योगी आदित्यनाथ बदले हैं एक सांसद से एक मुख्यमंत्री की भूमिका में, इस सबसे बड़े सूबे को चलाने के लिए? देखिए, मैं 1998 से 2017 तक एक सांसद था। मेरा कार्य क्षेत्र सीमित था। एक सांसद के रूप में मुखर होकर के अपनी बात को मंचों पे रखता था, क्योंकि एक सांसद के पास मंचों पर या शासन के पास अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, वो रख सकता है, लेकिन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। 2017 के बाद पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, उसके तहत मेरी भूमिका अब निर्णय लेने की थी। तो उस भूमिका में जो बदलाव आया, उस भूमिका ने हमें और भी जिम्मेदार भी बनाया और जवाबदेही भी बनाया, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं केवल सवाल नहीं करूंगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, अब मुझसे सवाल किए जाएंगे। दूसरा, मैं समस्या को लेके नहीं जाऊंगा, मुझे समस्या का समाधान बनना है। तो समाधान, मेरा ये मानना है, सरकार समस्या नहीं हो सकती। जनप्रतिनिधि समस्याएं रखेंगे, लेकिन सरकार को उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो हम समस्या से समाधान की तरफ गए। तो इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देते हैं 10 में से? देखिए, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं स्वयं को ही नंबर दूं तो मुझे लगता है कि मैं अन्याय करूंगा। प्रदेश की जनता नंबर दे रही है। 10 मार्च के बाद सारे नंबर सबके सामने आ जाएंगे। आपको लगता है कि आप अव्वल दर्जे से पास होंगे? मैं पूरी तरह विश्वास कर सकता हूं और मैं आश्वस्त हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी। मुझे वो 2 काम गिना दीजिए जिस पर आपको फख्र है, जिस पर आपको गर्व है कि मैं यूपी का मुख्यमंत्री बना और ये 2 चीजें रूबिका मैंने कर दिखाई। देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में जो परंपरागत धारणा थी प्रदेशवासियों के मन में, देशवासियों के मन में और दुनिया के मन में, क्या? देखिए, यूपी के बारे में धारणा ये थी कि वहां पे हर 2 से 3 दिन एक दंगा होता है। यूपी में अराजकता है, कोई सुरक्षित नहीं है, गुंडागिर्दी है, सत्ता प्रायोजित अपराध है, और इसलिए यूपी में विकास की कोई सोच नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी के बारे में धारणा प्रदेश के आम जनमानस के मन में, देश के किसी भी राज्य में आप जाएंगे और दुनिया के अंदर हर एक वह व्यक्ति जिसकी यूपी में रुचि है, वह व्यक्ति यूपी के बारे में अच्छी धारणा बनाता है। तो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पहला? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में जो था, धारणा, हमने उस धारणा को बदला है। ठीक है। एक, उसमें सुरक्षा प्रमुख है, सुशासन है और विकास है। दूसरा, यूपी जैसा राज्य भी कुछ अचीव करेगा, ये कल्पना थी 17 के पहले। आज आप भारत सरकार की 100 स्कीम निकाल लीजिए, तो यूपी हर एक योजना में नंबर 1 या नंबर 2 की लड़ाई में आगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हरियाणा के बाद आपका नंबर आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं ना, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में यूपी नंबर 1 पर है, पीडीएस में यूपी नंबर 1 पर है, पीएम आवास योजना में यूपी नंबर 1 पर है। देखिए, उन गरीबों को केवल खाता अकाउंट खुलवा करके ही नहीं, अकाउंट खुलने के बाद वो मकान बनने भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और योजनाएं आप ये बता रहे हैं, इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। तो फिर योगी जी 80-20 जैसे बयान, अब्बा जान जैसे बयान, ये देने की क्या जरूरत है? क्यों सूबे के मुख्यमंत्री को 80-20 कह जाना पड़ता है? अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 80-20 का मतलब क्या है आपका? आपके चेहरे की मुस्कान कुछ और कह रही है। मेरे चेहरे की मुस्कान आपकी मुस्कान से मिल रही है कि आप 80 से क्यों इतना घबरा गए? 80 वही है
जो आपको एक ड्राइवर मिलके कहता है कि साहब हमें योजना का लाभ मिला है, मेरी पत्नी के खाते में पैसा गया है और उसने खुले दिल से इसको स्वीकार किया है, वही 80 है। तो ये इत्तेफाक नहीं है योगी जी कि 20% यहाँ पर अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक आप देखिए, उन 20% से 36 का आंकड़ा दिखाने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा किसी से 36 का आंकड़ा नहीं, मैंने कहा ना, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति ने उन्हें वोट बैंक तक सीमित किया है। हम वोट बैंक नहीं बनाना चाहते। अच्छा, आपकी हमारा कोई वोट बैंक नहीं। आपकी अल्पसंख्यकों को लेकर राय बदली है क्या? मेरी कोई राय किसी के प्रति नहीं बदली है। जो भारत का हितैषी है, मैं उसका हितैषी हूं। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो क्या 20% मैं क्या कहूं, जो भी है, जो भी है, कोई भी है, तो ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 20% सीटें बंटवारे की हो जाएंगी। तो 80 और 20 का हिंदू मुसलमान से कोई वास्ता नहीं, आप ये कह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीती थी? आप यहाँ की बात कर रहे हैं? यूपी की बात कर रहा हूं मैं। विधानसभा 300 पार गई थी। 80% सीटें जीती थी। ये 20 में बंटवारा हुआ था। अब इस गणित को अगर आप लोग समझने का प्रयास करते तो संभवतः ये प्रश्न मुझसे नहीं करते। तो फिर ये बताइए कि ये जो विरोधी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जीत ही नहीं सकती अगर पाकिस्तान और मुसलमानों का जिक्र ना हो, तो यही दो लोग हैं जो आपको जिताते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपका ट्वीट भी देखा था, जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमान कर रहे थे और जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। आपने भी उसमें ट्वीट किया था। जब हम लोग प्रदेश के युवाओं को कोरोना कालखंड में, हमारे सामने एक चैलेंज आया था, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात आपने देखा होगा, 2 साल के अंदर बच्चों की ज्यादातर पढ़ाई के साथ साथ एग्जामिनेशन की समस्या है, उनको केवल प्रमोट कर दिया गया ज्यादातर को। कोरोना का भी कोई भरोसा तो है नहीं, कब तक चलेगा। प्रभावी वैक्सीन है, उसका असर भी है, प्रभाव भी है, लेकिन इस सब के बावजूद हमें कोई एक सिस्टम तो देना पड़ेगा। तो मैंने सर्वे करवाया, मैंने कभी ये मालूम करो कि कितने बच्चों के पास टैबलेट और स्मार्टफोन है, किनको टैबलेट दिया जाना चाहिए, क्योंकि टैबलेट उतने प्रोडक्शन हो नहीं पा रहे हैं, चिप्स नहीं मिल पा रही है, आ नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। देख करके मैं ताज्जुब कर रहा था कि एक बड़ी पैमाने पे बच्चों के पास ये सुविधा नहीं थी। तो हमारी सरकार ने जुलाई अगस्त 2021 में निर्णय लिया, उन संस्थाओं से कहा, मैंने कहा इन बच्चों को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराओ। ऑनलाइन एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे परिणाम उसके आए। हमने 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया। जिस दिन हमने ये कार्यक्रम रखा था, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान का गुणगान गाना शुरू कर दिया। ये जिन्ना हो या पाकिस्तान, बीजेपी इन मुद्दों को लेके नहीं आई। हाँ, अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करेगा तो अंत तो हम लोगों को करना ही होगा ना। 98 से आप राजनीति में हैं। हाँ। कमोबेश मुझे आपके सारे बयान जो हैं, मतलब वो मुझे पता है। गजवाए हिंद आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के 99% मुसलमानों को पता भी होगा कि गजवाए हिंद क्या है। ये आपने कहा क्यों? मतलब आपको कहां से, किसने क्या इशारा किया? मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे श्रीमान ओवैसी भी आकर के जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनकी भाषा का जवाब उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए कि गजवा-ए हिंद आपका उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होने वाला है। और वह उस भाषा को समझते थे, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया। वो तो कहते हैं कि मैं तो संविधान के तहत बातें करता हूं, लोकतंत्र में मेरा विश्वास है। ट्रिपल 3 तलाक का क्यों विरोध 3 तलाक के विरुद्ध बनाए गए कानून का विरोध क्यों करते हैं? समर्थन करें ना उसका, क्यों विरोध करते हैं? हम तो यही कह रहे हैं
आप, अच्छी बात है, संविधान में सबका विश्वास होना चाहिए। तो उसका गजवा हिंद से कैसे आप, इसी वही संबंध है जो उनका संबंध इससे है। क्योंकि आपने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया है तो मैं हिजाब का जिक्र करूंगी, और मुझे पता है आपने हिजाब पर खुलकर अपनी राय रखी है। मेरा सवाल हिजाब को लेकर नहीं है, मेरा सवाल घूंघट को लेकर है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी, आपको देश इस वक्त सुनेगा कि हिजाब पर तो आप बेबाकी से अपनी बात रख लेते हैं, घूंघट पर आपकी क्या राय है? घर में अगर कोई घूंघट रखता है, बाजार जाने में रखता, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई संस्था में जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में तो स्कूल के ड्रेस कोड को लागू करना पड़ेगा। दोनों में अंतर है। घर के अंदर आप क्या पहन रहे हैं ये आपका विषय है, सार्वजनिक स्थान पर आप क्या पहन के जा रहे हैं आपका विषय है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी वहां पर है संस्था का अनुशासन बने रहना है कि नहीं बने रहना है। कोई हिंदू बालिका घूंघट डाल के स्कूल नहीं जाती है, स्कूल के ड्रेस कोड को मानती है, हमें उस ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा। आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों को आपसे डराया जाता है? विरोधी कहते हैं कि आप उनको डराते हैं। देखिए, ये तो उन लोगों को स्वयं तय करना होगा कि उनको डराते हैं। मैं क्या करूं, मेरे बयान से नहीं डरना चाहिए, मेरे कार्यों को देखना चाहिए। मेरे कार्य क्या हैं, मेरे कार्य क्या हैं? मेरे कार्य ये हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबके विकास का, हमारा कार्य है सबको सुरक्षा सबको सम्मान का, ये सबको मिल रहा है। अगर होली और दीपावली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही तो ईद और मुहर्रम भी उसी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। आपको इन लोगों से दिक्कत है क्या? अल्पसंख्यकों से? मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत उससे है जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ राग अलापने का काम करते हैं। मुझे उनसे दिक्कत होती है जो संविधान को न मान करके जबरन अपने व्यक्तिगत कानून को लागू करना चाहते हैं। मुझे उनसे दिक्कत है और मैं उनको उनकी भाषा में जवाब भी देता हूं। आपके बयानों को बार बार विपक्षी और विरोधी उठाते हैं, और ये लहजा उनका ऐसा होता है जैसे आप चिढ़ते हैं मुसलमानों से। देखिए, हम किसी से चिढ़ते नहीं हैं। मुझे बताओ, सबका साथ सबका विकास चिढ़ने वाली भाषा है क्या? ये तो सबको जोड़ने वाली भाषा है। हेलीकॉप्टर में एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हो रहा है कि एक सभा दिख रही है, वहां खूब सारे बुलडोजर हैं, तो आप बाबा मुख्यमंत्री कहलाना पसंद करेंगे या बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं बाबा भी हूं और हम लोगों ने जो यूपी के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जो यंत्र विकसित किया वो बुलडोजर है। ये दोनों काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी योगदान देता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने और अगर सार्वजनिक स्थान पर बनाए तो उसके ध्वस्तीकरण में भी उपयोग होता है। विपक्षी कहते हैं आपका बुलडोजर बड़ा धार्मिक है, धर्म देख देख कर चलता है वो। अब देखिए, सारे अल्पसंख्यक जिसका यहाँ पर आपका बुलडोजर पहुंचता है, लेकिन बाकियों के यहाँ नहीं पहुंचता। जिसमें दृष्टि दोष हो उसको मैं उपचार थोड़े कर सकता हूँ, उसका उपचार तो डॉक्टर करेगा। लेकिन मेरा साफ कहना है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो जीरो टॉलरेंस के तहत ही काम करेंगे। वो ये कहते हैं कि उन तमाम जो मुस्लिम चेहरे हैं उन पर तो आपका बुलडोजर चलता है, लेकिन धनंजय सिंह पर नहीं चलता है। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, क्रिकेट खेलते हुए पाए जाते हैं। पेशेवर माफिया और अपराधी मुस्लिम समुदाय से हैं तो मैं कहां से हिंदू लेके आ जाऊं? तो धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं। धनंजय सिंह जिस मामले में उनको अभियुक्त बनाया गया तो उस मामले में यूपी पुलिस ने उन्हें जेल भेजा, लेकिन हमने चेहरा देखकर कार्रवाई नहीं की। जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी के कारनामों से और अतीक अहमद के कारनामों से पूरा उत्तर प्रदेश थर्राता था। उनको उनकी जगह भेजा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जब आप 2017 में आए थे, मुझे वो बयान आपका अच्छे से याद है कि या तो वो यूपी से बाहर जाएंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आपने ठोको प्रदेश, जहां आपकी मर्जी चलती है वहां आप। देखिए, अपराधी जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा, नहीं तो कैराना जैसे पलायन और कांधला जैसे पलायन को कोई रोक नहीं पाता। और यही कारण है, जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने के सामने खड़ा होकर के समर्पण करता है कि साहब बकस दो, अब सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा नहीं करूंगा, किसी व्यापारी को थ्रेट नहीं करूंगा, किसी गरीब की संपत्ति को नहीं जब्त करूंगा, जबरन कब्जा नहीं करूंगा।
बकस दो बस सब्जी बेच के पेट भर दूंगा। अगर वो सुधरता है सख्त कानून से और कानून के राज से, तो मुझे लगता है कानून की धमक दिखनी भी चाहिए। आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आपने कानून का ध्यान नहीं रखा, आपने कोर्ट का ध्यान नहीं रखा। अभी कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया कि आपने जो ये संपत्ति जब्त की है सीए प्रदर्शन के दौरान, वो आपको वापस करनी होगी। विरोधी ये देखिए कह रहे हैं कि देखिए आपने अपनी मनमर्जी चलाई। देखिए, सवाल ये है कि 12 बजे सोकर उठने वालों को क्या पता कि कानून क्या है। तो बड़े बाप के पुत्र हैं, आराम से सोकर उठने वाले लोग हैं, आराम तलब हैं। मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा कोई समय मिलता होगा तो कुछ देश दुनिया के बारे में जानकारी ले लेंगे, अन्यथा उनको कोई देश दुनिया की जानकारी नहीं है। आपको कैसे पता? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, यूपी के बारे में मैं हर एक व्यक्ति के बारे में जानना कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। वो ये कहते हैं आप टैपिंग वैपिंग करवा रहे हैं, उनके फोन सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे एक बात बताइए कि हम लोगों ने जो दंगा यूपी में करने का प्रयास हुआ था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो अभी अपने राय दी है, उस पर तो ऑलरेडी एक्ट हम पहले से बना चुके हैं। हमने ट्रिब्यूनल गठित किया हुआ है पहले से, 3 ट्रिब्यूनल हैं, लखनऊ में है, प्रयागराज में है और मेरठ में है। तीनों ट्रिब्यूनल अपना क्रियाशील भी हो चुके हैं। हम इस प्रक्रिया को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल दिया गया था शुरू में जब लोग हिंसा पर उतारू हो रहे थे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को जुडिशियल के उसके दायरे में लेना था, ट्रिब्यूनल को देना था। उस प्रक्रिया को ही हमने वहां उसको ट्रांसफर कर रहे थे। इस दौरान लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी वही कहा जो पहले से सरकार ऑलरेडी कर रही थी, कुछ भी नया नहीं है। वो आरोप लगाते हैं कि आप फोन टैपिंग करते हैं, उनकी फोन की इसकी आवश्यकता ही नहीं सुनते हैं। उनके एक सारे कारनामे तो सार्वजनिक हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। वो आपको बाबा मुख्यमंत्री बुलाते हैं। तो बाबा तो मैं हूं ही, इसमें कोई संदेह। वो आपको चिलमजीवी भी बुलाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना, चिलमजीवी हर संत हवन करता है और यह उनके संस्कार बताता है कि संतों के प्रति उनकी राय क्या है। कल मैं उनकी सहधर्मणी को भी मैं सुन रहा था, जिन लोगों ने जीवन भर तमंचा रखा है। आज देखो कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव ने उनको अब बजरंगबली की गदा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। और आप देखना, इस चुनाव के बाद अगले 3 साल के अंदर, अगला लोकसभा चुनाव के पहले सभी लोग अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये हमारी वैचारिक विजय का प्रतीक है। चूंकि डिंपल यादव का जिक्र किया है, अयोध्या का जिक्र किया, पहले डिंपल यादव, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की बात करते, इंजन पर जब जंग लग जाता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल वैसा होता है जैसा आपने इस वक्त रंग धारण किया हुआ। वही मैं कह रहा हूं, भारत की सनातन धर्म की परंपरा को, ये भगवा जो है ना, ये जो भगवा है, ये भारत के सनातन धर्म का कलर है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। अगर उन लोगों को इस सब चीज की जानकारी होती तो संभवतः भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। उसी मौलवियों के दरबार में घुटना नाक रगड़ने वाले लोग इन सब की कीमत नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए संस्कार का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। संस्कार और संगत का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी रैली में जया बच्चन भी थी और मैं हूबहू जो उन्होंने कहा है वो पढ़ के सुना रही हूँ। ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं यानी आप, उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया। वो परिवार के बारे में जानते क्या हैं? वो क्या जानते हैं कि बहू और बेटी क्या होती है? ये झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। तो ठीक, वो देखिए, आपका परिवार उनके नहीं लिए है, बहू बेटी नहीं है। उनके लिए अपना केवल एक परिवार है और इसलिए फेल हुई है। मेरे लिए 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, इसलिए परिवारवादी लोग और वंशवादी लोगों से कोई उम्मीद करना नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता इसलिए उनको नाउम्मीद मानती है। वो तो कह रहे हैं कि 2 फेज में सेंचुरी पार कर दी है, आने वाले जो ये फेजेस हैं वहां पर एकदम पक्के तौर पर सरकार बन गई। हमने भी इस बात को सुना है कि जब 2 फेज के इलेक्शन हो चुके थे तो उनके एक सलाहकार ने उनको बताया कि इसमें तो बबुआ केवल 10 ही सीट आ रही है। तो उन्होंने कहा एक जोड़ो और बढ़ा दो, तो उसने कहा 0 आगे बढ़ाऊं या पीछे बढ़ाऊं। तो उनको यही नहीं मालूम था समाजवादी पार्टी की दुर्गति 2019 की तर्ज पर फिर होने जा रही है।
इनकी जमानतें जब्त होंगी। और मैंने तो ये भी सुना है इनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी से अपना टिकट बुक कराना शुरू कर दिए बाहर नहीं तो आप जाने कह रहे के। पहले दो 136 में से आप उनको 100 कितना दे रहे हैं? 113 में 113 में से, हाँ। 113 में से 10 सीट वो पा रहे हैं। 10 सीटें आप दे रहे हैं। ये जो आने वाला फेजेस है, यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो है योगी जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल एक बार देखिए, सुन यूपी लीजिए। में कोई पिछड़ा नहीं है ना अति पिछड़ा है। यूपी में सबका साथ सबके विकास का लाभ सबको मिला है। यूपी है आज के दिन पे। ये जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति 2014 में तिलांजलि दे दी यूपी की जनता ने। अब ये 80 बनाम 20 का है। नहीं, पर वो तिलांजलि तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओह, पार्टी को दे दी। तो क्यों क्यों वो राजभर ने क्यों क्यों पार्टी को, अपनी आपकी पार्टी को दे दी। क्यों अपनी सीट, हमारी पार्टी में राजभर नहीं था। नहीं, पार्टी में नहीं थे, पार्टी के साथ तो थे मैं ना। पार्टी में नहीं था, 19 में भी नहीं था, 19 में भी नहीं था। और ये लोग इतना ही बड़े जनाधार के नेता हैं तो अपनी परंपरागत सीट छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आपका साथ छोड़ के क्यों भाग गए? नहीं, मेरे साथ देखिए, वो कह रहे हैं आपने उनका तिरस्कार किया जातियों का। देखिए, मैंने कहा ना, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो जाति की बात करते हैं। मैं जाति की, हर जाति को सम्मानजनक स्थान देने की बात करता हूं तो परिवार की बात करते हैं कि उनका सभी को चुनी परिवार के लोग का लोग होना चाहिए। हमने कहा परिवारवाद नहीं चलेगा। एक ही परिवार के सब लोगों को टिकट देंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? वो ये भी कह रहे हैं पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो वापस ले आएंगे। आपने देखा राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने एक शानदार स्कीम लेकर आए हैं। आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि कर्मचारी आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये अलग अलग वादे उनसे किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आदित्यनाथ कब करेंगे? अखिलेश जी से भी और अशोक गहलोत से भी। अशोक गहलोत जी तो 5 साल पहले, वसुंधरा जी के पहले तो अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे ना। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि जो गलती यहां पर सपा बसपा सपा ने की, वही गलती वहां पे कांग्रेस ने भी की है। उत्तर प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम ये मुलायम सिंह जी ने लागू की थी 2004 में। क्या अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी से कभी ये प्रश्न किया? एक। दूसरा, न्यू पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन भी 2004 से लेकर के 2017 तक जारी नहीं हो पाया था। ये नोटिफिकेशन 12 में अखिलेश यादव ने जारी किया। तीसरा, इसमें न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 10% होना था और स्टेट कंट्रीब्यूशन 10% होना था। इन्होंने जब नोटिफिकेशन नहीं जारी किया तो उसका अकाउंट भी नहीं खुला, और अकाउंट भी नहीं खुलने के बाद एक भी कर्मचारी का 2004 से लेकर 2017 तक इन्होंने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया था। अगर बीजेपी 17 में ना आकर के सपा ही रहती तो इसका मतलब यूपी के अंदर किसी भी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं जमा होता। और कोई कर्मचारी अगर रिटायर होना होता 20 साल के बाद, उसको तो पेंशन नहीं मिल पाता। उस कर्मचारी का अकाउंट हमने खुलवाए 2004 से लेकर 2017 तक। अब तक हम 21 तक का पूरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का जमा कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन की राशि को 10% से बढ़ा के 14% भी हमारी सरकार ने किया है। तो आप कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, आप पुरानी स्कीम पर नहीं जाने वाले हैं? हमने क्या कहा? जो कुछ भी होगा देश के अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। आपको हिंदुत्व का नारा क्यों बुलंद करना पड़ रहा है? हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। क्यों नहीं हिंदुत्व के नारे को अलग कर देंगे? हिंदुत्व के बगैर हम भारत की कल्पना कर ही नहीं सकते। वो कोई सांप्रदायिकता नहीं, और भारत की जीवन पद्धति है। मुझे ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुत्व के नारे के साथ साथ सबका विकास आप कह रहे हैं चल रहा है। ये हिंदुत्व के कारण ही सबका साथ सबके विकास का कारण है। लेकिन सबका विश्वास है क्या आप पर? देखिए, हम लोग काम अपना करेंगे, किसी को करना हो ना करना हो ये उसका विषय है। हमारा काम है बिना भेदभाव के शासन की योजना उन तक पहुंचाना, न्याय हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचे, सुरक्षा सब तक पहुंचे। ये सरकार का काम है। विश्वास होना न होना उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करना है। क्या वो कभी आपका वोट बैंक बनेंगे? हम वोट बैंक बनाने की आवश्यकता ही नहीं। कभी वो आपको वोट करेंगे? मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ सबके विकास 100 नहीं करना चाहेंगे? हमने कहा ना, हम तो 100% के लिए काम करना चाहते हैं। नहीं, आप 100% का साथ नहीं चाहेंगे? पिछले 3 चुनाव इस बात की गवाही है कि 80 बनाम 20 हुआ है, तो 80 बनाम 20
चौथे चुनाव में भी होगा। देखिए, आप जहां से आते हैं गोरक्ष धाम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपके मन में आपके गुरु के लिए बहुत बहुत प्रेम और सम्मान है। अवैधनाथ जी और उसके बाद उससे पहले दिग्विजय नाथ जी, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ी, मंदिरों में दलितों के पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत काम किए। समावेशी जो यहाँ का कल्चर है, परंपरा है, उसको लेकर उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं उसी समावेशी कल्चर के बारे में आपसे आप गोरक्षपीठ की परंपरा को संभवतः पूरा जानती नहीं है, पूरी जानकारी रखनी चाहिए। गोरक्षपीठ समग्र हिंदू समाज की पीठ है। वहाँ जाति के आधार पर कोई भेद नहीं होता है। वहाँ दीक्षा अगर मुस्लिम भी लेना चाहेगा ना, हम उसको भी वही दीक्षा देते हैं जो हिंदू को देते हैं। ऐसा हुआ है क्या? हुआ है, आज भी है हमारे पास उस प्रकार के योगी। आपके वहां पर बहुत सारे मुसलमान हैं। आपको मालूम ही नहीं कि हमारा जो मुख्य पुजारी है वो दलित है। जब सच्चाई ना जानकारी हो ना, जो बाहर चौराहे पर खड़े होने वाले चाटुकार हैं, जब हम लोग उनके बहकावे में आके उनकी बोली बोलते हैं, तब सच से दूर हो जाते हैं। गोरक्षपीठ वही पीठ है जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की थी 1949 में। तो हमारे यहाँ जातिभेद भी नहीं है, लेकिन प्रबल हिंदुत्व का पक्षधर गोरक्षपीठ हमेशा है और आगे भी रहेगा। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, आपके गुरु ने बहुत उसके लिए, वो उनका सपना था। मेरे दादा गुरु ने भी किया। हाँ, उनका सपना था और आज की तारीख में वो सपना साकार हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी, सोचिए, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव जीत कर आते तो आपने क्यों अयोध्या से, राम की नगरी से, देखिए, अगर मैं चुनाव अयोध्या से चुनाव लड़ता तो लोग मुझे क्या कहते, देखिए गोरखपुर से भाग गए। आपका पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता। पक्का होता ना? पक्का। इसलिए मैं परंपरागत सीट से अपनी लड़ा। लेकिन विपक्षी और विरोधी आपके ये कह रहे हैं कि आप तो चाहते थे लड़ना, आपको लड़ने नहीं दिया गया। नहीं, मैंने क्या कहा ना, मैं अगर अयोध्या से लड़ता तो आप मुझसे पहला प्रश्न करते, देखिए आप गोरखपुर से क्यों भागे। मैंने इसलिए कहा कि नहीं, गोरखपुर से ही लड़ूंगा। आपकी इच्छा थी? नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा तो गोरखपुर से ही लड़ने की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अयोध्या से लड़ना चाहते थे? हमने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने कहा देखो मेरी इच्छा गोरखपुर से है, बाकी पार्टी जहां से चाहे वहां से मुझे लड़ा सकती है। अगर आप दोबारा मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। हमारा बुलडोजर भी चलेगा, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ शपथ ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ। इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड का 11 मार्च का टिकट बुक कराया है संभवतः, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा है। तो इसलिए यही उनकी तैयारी है, इंग्लैंड में जाके शपथ लेना चाहते होंगे। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मैंने कहा ये सब हमारे पास सब जानकारियां होती है। तो आपको एक जानकारी ये भी होगी कि आप ही के पार्टी से ताल्लुक रखने वाले निषाद जो हैं, प्रभु राम के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी टिप्पणी को वापस भी ले ली थी, अपनी सफाई दे दी थी। इसीलिए आप कहते हैं कि उनको माफ कर दिया जाना चाहिए। राम और निषाद राज की दोस्ती तो त्रेता युग से चली आ रही है। आप लोग उस युग तक पहुंच नहीं पाएंगे, हम लोग तब से इस परंपरा को जान रहे हैं। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और खुले मन से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थे सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्ता में जो है बीजेपी की वापसी होने वाली है। 10 मार्च का इंतजार हम भी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।